हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब से 52 चीनी ऐप पर भारत सरकार की टेढ़ी नज़र पड़ी है और यूपी एसटीएफ ने तो इसे इस्तेमाल नहीं करने के लिए अपने जवानों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। हमारी रेल, बैंक और रक्षा प्रतिष्ठानों पर चीनी हैकरों की नज़र है। लद्दाख के गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, इसे हम काफ़ी हद तक अपनी खुफिया एजेंसियों की नाकामी मान सकते हैं, पर चीन तो इस मामले में उस्ताद ठहरा। चीन में जासूसी का सिलसिला तो 1930 से जारी है, जब वो जापान के लिए सूचनाएं लीक करता था। लेकिन 1955 में चीन में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बना, जो इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में काम करने लगी, जिसका विलय 1983 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटीज MSS में कर दिया गया, जिसका सालाना बजट $8 बिलियन है। चीनी खुफिया एजेंसी MSS बहुत ही लो प्रोफाइल रहकर काम करती है। इसका काम घरेलू इंटेलिजेंस ही नहीं, विदेशों में भी जासूसी करना है। MSS यानी राज्य सुरक्षा मंत्रालय के प्रमुख शेन विंकिंग है। ये एजेंसी कभी भी अपनी जानकारी साझा नहीं करती, न ही उप मंत्रियों के नामों का ही खुलासा करती है। चीनी खुफिया एजेंसी के टारगेट पर भारत हमेशा से रहा है और दक्षिण एशिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए चीनी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने मिलजुल कर काम किया है। दिलचस्प तो यह है कि भारत में कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी चीनी खुफिया एजेंसी के सॉफ्ट टारगेट रहे हैं, जिनके द्वारा उनके काम हमेशा आसान हो गए। वैसे भी चीन का मानना है कि सीक्रेट एजेंसी को सीक्रेट ही रहना चाहिए। आपको बता दें कि भारत में चीन ने अपना खुफिया तंत्र का जाल सबसे पहले 1949 में कलकत्ता और नई दिल्ली में बिछाया। इसके बाद लद्दाख से नेफा तक खुफिया तंत्र का जाल बिछाने के साथ चीन ने तिब्बत में अपना जासूसी नेटवर्क बना लिया। फिर चीनी खुफिया एजेंसी का टारगेट नॉर्थ ईस्ट हो गया, जहां बड़े पैमाने पर विद्रोहियों यानी इंसर्जेंट्स को उकसाने और गतिविधियां चलाने के लिए फंडिंग करती रही। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट में अशांति, विद्रोहियों को उकसाने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की भी भूमिका रही, क्योंकि अमेरिका भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की रूस से नजदीकियां पसंद नहीं कर रहा था। चीनी खुफिया एजेंसी भारत में अपने डबल एजेंट बनाकर हमारी न्यूक्लियर संबंधी जानकारियां, मिसाइल, सेना की IT यानी आधुनिक उपक्रमों की जानकारी, स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट सर्विसेज से संबंधित जानकारियां जुटाने में लगी रही हैं। इसके अलावा भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों की जानकारी के लिए बड़ी लॉबिस्ट फर्म से जुड़े लोगों को हायर कर उनके मार्फत जानकारियां एकत्रित करती रही है। चीन का सबसे मजबूत हथियार है कंप्यूटर यानी साइबर स्पाइंग, जिसे घोस्ट नेट भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस नेटवर्क के माध्यम से चीन करीब 103 देशों में वहां के मंत्रालय हो या एम्बेसी, चाहे वो नई दिल्ली हो या लंदन या न्यूयॉर्क सिटी, वहां की जासूसी कर रहा है। इसका खुलासा 2009 में हुआ था, जब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के रिसर्च करने वाले छात्रों ने मोंग सेंटर इंटरनेशनल स्टडीज में दलाई लामा के कंप्यूटर की जांच की, जो दलाई लामा के पर्सनल ऑफिस नेटवर्क से जुड़ा था। तब ये घोस्ट नेट का पता चला। उसी दौरान धर्मगुरु दलाई लामा के पर्सनल ईमेल हैक हो गए और जब हैकर्स का पता चला तो उनके लिंक्स चीनी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, लेकिन चीन ने इस बाबत अपने इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया था। इन्हीं रिसर्चर ने 2010 में चीन के दूसरे साइबर स्पाई नेटवर्क का पता लगाया, जिससे बहुत ही सनसनीखेज जानकारियां मिली। वो थी भारतीय मिसाइल सिस्टम के बारे में, जो डॉक्यूमेंट चोरी हो गए थे। इसमें भारत के कई राज्यों के सुरक्षा संबंधी जानकारियों के अलावा पश्चिम अफ्रीका, रूस, मिडिल ईस्ट के साथ भारत के संबंधों के सीक्रेट जानकारियां शामिल थीं। सबसे चिंता का विषय है चीनी कंपनियों का 5G वायरलेस नेटवर्क, जिसे हुआवे और चाइना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ने कई देशों को आयात किया है। चीन दूसरे देशों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नाम पर कई चीनी छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर विदेश भेजता रहा है, जिनका काम होता है चीन के लिए जासूसी करना। दिलचस्प तो यह है कि CIA यानी अमेरिका की नाक के नीचे ही चीनी जासूस तैयार होते रहे हैं और यह प्रक्रिया अब भी जारी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कम्युनिस्ट विचारधारा का गढ़ माना जाता है और फरवरी 2020 ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखें तो अमेरिकी विश्वविद्यालयों को सन 2013 से ही चीनी फंडिंग मिल रही है।
आपको बता दें कि यह वह दौर था जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बन गए थे और करीब 115 अमेरिकी कॉलेजों को चीन से फंडिंग मिल रही थी। 2013 से 2019 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को चंदे की शक्ल में या अनुदान के रूप में चीन से 7.25 अरब रुपए मिले और यह वही दौर था जब चीनी स्टूडेंट्स की संख्या अमेरिका में 3,70,000 तक पहुंच गई थी, जो कि अमेरिका पढ़ने आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या का 1/3 है। शी जिनपिंग ने इसी का फायदा उठाते हुए अपनी बेटी शी मिंगजी का दाखिला हार्वर्ड में करा दिया और बेटी से मिलने के नाम पर शी जिनपिंग अक्सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते रहे। वैसे चीन बिना किसी कारण के किसी को पैसा नहीं देता, सो हार्वर्ड या येल यूनिवर्सिटी को फंड देने के पीछे चीन की एक सोची समझी योजना थी कि दुनिया के बेहतरीन शिक्षाविद यहाँ से जुड़े हैं, सो इन लोगों के माध्यम से अमेरिका के ट्रेड सीक्रेट, गुप्त रक्षा तकनीक और रिसर्च पेपर चुराने में चीन कामयाब रहा। आपको बता दें कि हालिया दिनों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन चार्ल्स लीवर की गिरफ्तारी सीक्रेट्स की चोरी की ओर इशारा करती है। लीवर पर आरोप था कि वे गुप्त भर्ती कार्यक्रम चलाते हैं, यानी कि हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी भले ही अमेरिकी हों, लेकिन जैसे ये चीन के लिए काम करती थी। दिलचस्प तो यह है कि चीन ने हार्वर्ड में रिसर्च लैब स्थापित कराई थी, जिसकी जानकारी अमेरिका को भी नहीं थी। जब चार्ल्स लीवर को गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ 2 चीनी शोधार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। यह किंग चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे और जब इन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो अपनी पहचान छुपा ली। यकिंग ने बोस्टन यूनिवर्सिटी की जरूरी बायोलॉजिकल रिसर्च की फाइल्स चीन को भेज दी थी। एक दूसरे चीनी रिसर्चर झेंग को भी बोस्टन के लोगान एयरपोर्ट से संवेदनशील जैविक नमूने वाले 21 बॉटल के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसे वे चीन ले जाकर इस पर रिसर्च करना चाहते थे। आपको बता दें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुई साइबर अटैक के लिए MSS को जिम्मेदार ठहराया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने चीनी कंपनी हुआवे के 5G नेटवर्क पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद से ही ऑस्ट्रेलिया के सरकारी, औद्योगिक, राजनीतिक, शिक्षण, स्वास्थ्य कई अन्य संगठनों पर साइबर अटैक का सिलसिला शुरू हो गया था। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के अलावा इंग्लैंड के शिक्षण संस्थान भी चीनी जासूसी के प्रमुख केंद्र रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक सालाना 1 लाख विदेशी छात्र इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं, जिसमें चीनी छात्रों की संख्या भी ठीक ठाक है। जहां चीनी खुफिया एजेंसियों का टारगेट दुनिया भर के कम्युनिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करना है, फिर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सत्ता दिलाकर अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें नियंत्रित करना है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनम भी इसकी जीती जागती मिसाल हैं, जिन्हें WHO का महानिदेशक बनवाने में चीन की अहम भूमिका रही और चीन ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें इस पद पर बिठाया, जिसका फायदा कोविड-19 के दौरान चीन को मिला। चीन की नजर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या कंसल्टेंट्स पर भी होती है, जिन्हें मोटे पैसों का लालच देकर वह सरकारी नीतियों को अपने मन माफी करवाने में कामयाब रहती है। जाहिर है भारत भी चीन के इन प्रयासों से अछूता नहीं रहा है, खासकर एक ऐसे वक्त में जब चीन को लगता है कि दक्षिण एशिया में भारत का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।